ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताएं आज कौन सी खबरें चुनी हैं हमने मनी सेंट्रल के लिए। दिन की दो सबसे बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले खबरें कुछ और भी हैं। चावल पर प्रतिबंध हटाए भारत, ऐसा IMF ने कहा। क्यों कहा ऐसा, ये जानेंगे। बीमा कंपनियों ने कैसे की करोड़ों की टैक्स चोरी, ये समझेंगे। कब तक ऐसे चलेगी बायजूस से निकल के कई अजीब तरीके की जानकारियां आ रही हैं जो ये दिखा रही हैं कि भविष्य बहुत उज्जवल तो नहीं है। कब तक ऐसे चल सकेगी बायजूस, क्या है बायजूस का भविष्य, ये जानेंगे। कर्ज बांटने के लिए बड़े बैंकों में मारकाट, छोटे तो किसी गिनती में नहीं है, बड़े ही बड़े लोगों को, बड़ी कंपनियों को कर्ज दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझेंगे। सरकारी कंपनियों में नहीं दी जा रही नौकरियां, NPS के आंकड़े से ये पता चला है। क्या कहता है ये आंकड़ा, कौन नहीं दे रहा नौकरियां, कितनी नौकरियां दी गई, ये सब कुछ जानेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर होगी आयुष्मान योजना में ये क्या पता चला। आयुष्मान योजना से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जो बड़ी सनसनीखेज है, जो ये बता रही है कि दरअसल इस योजना में जमीन के स्तर पर स्थिति क्या है, कैसे ये योजना चल रही है, अस्पतालों में इलाज कैसे चल रहा है, अस्पताल कैसे चल रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत IMF की खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि वह भारत को चावल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। IMF का कहना है कि भारत की तरफ से चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारत ने आगामी त्योहार को ध्यान में रखते हुए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई को प्रतिबंध लगा दिया था। कुल निर्यात में दोनों किस्मों का हिस्सा बढ़ा है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। सर, IMF को ऐसा क्यों कहना पड़ा? IMF और दुनिया भर के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट और अब एजेंसियां मान रही कि भारत के इस कदम के बाद दुनिया के बाजारों में अनाज की कीमत इस साल 10 से 15% बढ़ सकती है, क्योंकि दो अलग अलग महत्वपूर्ण आपूर्ति के स्रोत बंद हो गए हैं। एक तो रूस और यूक्रेन की जो अनाज की डील थी वो बंद हो चुकी है, और उससे जो चावल, उससे जो गेहूँ और कॉर्न ब्लैक सी के रास्ते दुनिया के बाज़ारों में जाता था वो रुक गया, और उसके कारण कीमतें बढ़ी। और भारत जो दुनिया के चावल निर्यात में 40% की हिस्सेदारी रखता है, उसने अपने चावल का निर्यात रोक दिया है। सबसे ज़्यादा ख़राब असर पड़ने की संभावना सब सहारन अफ्रीका के इलाके में और मध्य पूर्व के इलाकों में है, क्योंकि इन इलाकों में ही दोनों जगह से रूस से गेहूं भी पहुंचता था और भारत से चावल भी पहुंचता था। अब इसलिए पूरी दुनिया में इस बात को लेके चिंता और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भारत के इस फैसले के बाद खाद्य महंगाई का क्या असर होगा, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा सप्लायर और बाजार से उसके बाहर निकलने के बाद जो बड़े सप्लायर और बचे हैं, वियतनाम या मध्य पूर्व या पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। सर, क्या भारत के लिए भी किसी तरीके की चुनौती आ सकती है इस कदम के बाद? शुभम, समस्या ये है कि भारत IMF की तरफ से बात काफ़ी अर्थपूर्ण ढंग से कही गई। IMF का कहना था कि हम पूरी दुनिया में इस बात के लिए सहमति बनाएंगे कि इस तरीके के प्रतिबंध ना लगाए जाएं। दुनिया का कोई भी देश जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य श्रृंखला में अपने निर्यात की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे इस तरीके के हार्मफुल या इस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, जिससे कि दुनिया में कीमतें बढ़ें खाने पीने की और भुखमरी जैसा खतरा है। भारत की कूटनीतिक उलझन यहाँ साफ दिखती है। भारत को अपने बाजार में तो कीमतें बढ़ने से रोकनी है, और इसलिए उसने उसको निर्यात रोकना पड़ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस समय G20 की मेजबानी कर रहा है, उसका अध्यक्ष है, और भारत पूरी दुनिया के बाजारों में अपने लिए जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक प्रमुख निर्यात को रोक देने से दुनिया के अन्य देशों से भी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश जिन बाजारों में भारत पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उन बाजारों में भी यदि अब यह सामान्य आपूर्ति नहीं होगी तो वो उस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे, और दुनिया के ट्रेड मार्केट में इससे खासी उथल पुथल होगी। तो भारत की दुविधा इसमें हमें साफ दिखती है। हालांकि देश में आपूर्ति बढ़े, कीमतें घटे, इसके लिए अगर ये प्रतिबंध का कदम उठाया गया था तो वहां जरूर राहत देखने को मिली है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट भी 4 रुपए प्रति किलो तक है। प्रतिबंध से पहले घरेलू बाजार में गैर बासमती सफेद चावल का भाव 32,000 रुपए प्रति टन के करीब हुआ करता था, जो अब करीब 28,000 रुपए प्रति टन के करीब है, यानी कि 4 रुपए प्रति किलो की कीमत गिर गई है। इधर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मानना है कि इस साल देश में धान की खेती सामान्य रहने का अनुमान है, और चावल की कीमतों में आगे किसी बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल नहीं है। अगली खबर
भारत के आर्थिक विकास दर से जुड़ी। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की ग्रोथ के अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। आईएमएफ का कहना है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत में जीडीपी की ग्रोथ 6.1% रहेगी। पहले ये 5.9% का अनुमान था। आईएमएफ का यह अनुमान हालांकि अभी भी रिजर्व बैंक के अनुमान से कम है, क्योंकि आरबीआई का तो यह कहना है कि 23-24 में हम 6.5% की दर से बढ़ेंगे। सर, आईएमएफ के अनुमान में ये बदलाव क्यों? आईएमएफ ने थोड़ी सी बढ़ोतरी की, मामूली सी बढ़ोतरी की। अगर आप माने पिछले अपने अनुमान की तुलना में 5.9% से 6.1%। और ये इसलिए क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डोमेस्टिक लेवल के ऊपर निवेश बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में थोड़ी गतिविधियां सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं और इसलिए आर्थिक विकास दर में थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ सकती है। लेकिन वो 6% हो या 6.1% हो या इवन 6.3 या 4% हो, भारत की चुनौती ये है कि इस साल भारत 7% की मंजिल नहीं छू पाएगा किसी भी अनुमानों के हिसाब से। 6.5 से 6.5% के आसपास की आर्थिक विकास दर रहेगी, जो मौजूदा परिस्थिति में अगर आप थोक मूल्य सूचकांक की रोशनी में देखें तो डिफ्लेशनरी लगती है। यानी ऐसा लगता है कि कई जगह डिफ्लेशन की समस्या बनती दिखाई दे रही है। भारत को तो कम से कम 8% की मिनिमम आर्थिक विकास दर चाहिए, न्यूनतम इतनी तो ज़रूरत है ही। तो इस साल भारत की कुल आर्थिक विकास दर औसतन अलग अलग तिमाहियों में मिला लें तो 6% से 6.3% के आसपास रहने की संभावना है। बीमा कंपनियों की तरफ से जीएसटी चोरी के मामले में चल रही जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कई कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए फर्जी बिल का इस्तेमाल किया था। बीमा कंपनियों पर कुल देनदारी जो बनती थी वो करीब 5,000 करोड़ रुपए की बनती थी, जबकि कंपनियों ने इसे 700 करोड़ रुपए में ही निपटा दिया। इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 30 बीमा कंपनियों की जांच कर रहा है। सर, कौन कौन सी कंपनियां और ये टैक्स चोरी की किस तरह गई? ये बड़े नाम अब इस घोटाले में आए, बराबर हमारी इस पर नज़र बनी हुई थी। हमने मनी सेंट्रल में आपको बार बार से फॉलो करके बताया था कि करीब 30 कंपनियां ऐसी जिनमें टैक्स इवेजन पकड़ा गया था और इनमें भारत की सभी प्रमुख बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसमें बजाज अलायंस भी शामिल है, इसमें सन लाइफ भी है, इसमें HDFC लाइफ भी है, जिन्होंने ये टैक्स इवेजन किया था। ये पूरा का पूरा टैक्स इवेजन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के नाम पर किया गया था। यानी कंपनियों ने, इन बीमा कंपनियों ने जिन तरह तरीके की सेवाओं का इस्तेमाल किया था, उन पर अपने तरफ से चुकाए जाने वाले टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था, जबकि वास्तव में वो सेवाएं इस्तेमाल नहीं हुई थी या उनकी इनवॉइसिंग सही ढंग से नहीं की गई थी। जिन सर्विसेज के बारे में जिन सर्विसेज को लेकर टैक्स की छूट मांगी गई थी, वो सर्विसेज की इनवॉइसेस फेक पाई गई। बीमा कंपनियों ने गलत इनवॉइसेस लगाई, जिससे कि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट में का फ़ायदा मिला और इसलिए अब ये सख्ती हुई। और भारत के बीमा उद्योग में अपनी तरह का सबसे अनोखा मामला है, जिसमें 3,500 करोड़ रुपए की चोरी बीमा कंपनियों ने की है, टैक्स की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी की है। और इससे ये दिखता है शुभम कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो पूरा दरवाज़ा है, उस दरवाजे में में कई तरीके से कंपनियां उसका रास्ता उठाकर, चाहे वो फर्जी आधार और पैन के आधार पर कंपनी बना लेना हो, एक सामान्य कंपनी बनाना हो, या बड़ी बीमा कंपनियां तक हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रास्ते का खासा दुरुपयोग जीएसटी में हो रहा है। शॉपिंग मॉल हो या अन्य जगहों पर दुकानों की मांग के लिहाज से वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही, वित्त वर्ष नहीं, कैलेंडर ईयर 2023 की पहली छमाही शानदार रही। इस साल जनवरी से जून के दौरान अब तक रिटेलिंग स्पेस रेंटिंग में 24% की ग्रोथ दर्ज की गई है। इस दौरान कुल 28.7 लाख वर्ग फीट का स्पेस रेंट आउट हुआ। बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर और अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की गई। क्या बता रहा है सर ये ट्रेंड? ये 3-4 बाजार हैं। इसके अलावा कलकत्ता के भी, कोलकाता के, साउथ कोलकाता के कुछ पॉकेट में, ईस्ट कोलकाता के कुछ पॉकेट्स में भी हमने देखा। भोपाल और अहमदाबाद में भी रेंटल ग्रोथ अच्छी दिखाई दी है। दिल्ली और गुड़गांव के इलाकों में भी, दिल्ली में गोल्फ कोर्स के इलाके में, गुड़गांव का जो गोल्फ कोर्स का इलाका है, उसमें भी रेंटल इनकम में बढ़ोतरी दिखाई दी है। ये भारत के रियल एस्टेट बाजार से आने वाली एक अच्छी खबर है, क्योंकि 2-3 साल तक भारत में रियल एस्टेट स्पेस पे सेकेंडरी लीजिंग बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। आप भी अगर बाजार में जाकर देखते होंगे तो बहुत जगह रिटेल स्पेस खाली पड़ा था, मॉल्स खाली पड़ी थी, मॉल्स में बनी हुई दुकानें खाली पड़ी थी। अब धीरे धीरे ऑफलाइन सेगमेंट में या रिटेल सेगमेंट में गति बनती दिखाई दे रही है। और शुरू में इन्वेंट्रीज भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कोविड से पहले काफ़ी निवेश हुआ था भारत में रिटेल स्पेस को तैयार करने में, और एक दौर में तो भारत के बड़े शहरों के आसपास ऐसा दिखने लगा था कि जैसे हॉन्टेड मॉल्स हैं, जिन्होंने खाली पड़ी हुई मॉल्स हैं। लेकिन अभी एक अच्छी खबर है कि रिटेल स्पेस में लीजिंग की डिमांड बढ़ रही है, किराए भी बढ़ रहे हैं, और किराए पर दुकान और कॉमर्शियल स्पेस लेने वाले भी बढ़ रहे हैं। CBRE की रिपोर्ट ने ये आंकड़ा हमें दिया है।
एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कंपनी के बड़े निवेशक प्रोसेस ने आरोप लगाया है कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं। प्रोसेस ने कहा कि उसने पिछले महीने ही बायजूस के बोर्ड सदस्य का पद छोड़ दिया है। बायजूस में प्रोसेस की 9.6% हिस्सेदारी है। सर, किस तरीके की जानकारियां बाहर आ रही हैं कंपनी से? दुनिया का हर बड़ा निवेशक जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है वो बायजूस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। अब आप देखिए तीसरी कंपनी इसमें सामने आई, सिकोकिया बाहर निकली, प्रोसेस बाहर निकली, चैन जकरबर्ग बाहर निकली। ये कंपनियां मान रही कि बायजूस में 3 बड़े तरीके की समस्याएं हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बुरी तरह खराब थी, यानी इस कंपनी के भीतर क्या फैसला होता था, बोर्ड के निदेशक मंडल में क्या फैसला होता था, उसका कंपनी के मुनाफे या पे क्या असर पड़ता था, कारोबार पर क्या असर पड़ता था, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। दूसरी बड़ी बात जो पाई गई वो ये प्रोसेस की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से बताई गई कि कंपनी के अकाउंट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, साफ सुथरे नहीं है। और अब तो भारत सरकार का जो अकाउंटिंग और इंटेलिजेंस विंग है वो इसकी जांच भी कर रहा है और छापे भी बायजूस में पड़ चुके हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ ये कि बायजूस के पूरे वैल्यूएशन के प्ले को लेकर जो बायजूस ने अपना वैल्यूएशन साबित करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी, $22 बिलियन के आसपास का था, वो उसकी रिपोर्ट्स इन निवेशकों ने जांच के बाद सही नहीं पाई और इसलिए बायजूस का वैल्यूएशन करीब करीब $6 बिलियन पर आ गया। हालांकि अभी भी ये $6 बिलियन की कंपनी बनी हुई है। इधर चर्चा यह है कि बायजूस के प्रमुख दुबई में हैं और वो निवेशकों को किसी तरह से समझा बुझाकर कर्ज लेने की और कंपनी को चलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भविष्य क्या दिखता है कंपनी का? बायजूस गहरी मुश्किल में है। एक तो वैल्यूएशन घटने के बाद किसी भी कंपनी के लिए जब बड़े निवेशक जिनके नाम पर, जिनके पीछे छोटे निवेशक निवेश करने आते हैं, सिकोकिया या प्रोसेस जैसे निवेशकों के बाहर निकल जाने, बोर्ड से बाहर निकल जाने के बाद कंपनी की साख बुरी तरह टूट गई है। बायजूस की वित्तीय साख बुरी तरह टूट गई। सर्विसेज का या बाजार में जो व्यवस्था है वो तो अलग बात है। 3-3, 4-4 रेगुलेटर जांच कर रहे हैं कंपनी के अलग अलग। ऐसी स्थिति में बायजूस को फंडिंग मिलना बेहद मुश्किल दिखाई देता, नई फंडिंग मिलना मुश्किल दिखाई देता। कर्ज बायजूस को हो सकता मिल जाए, लेकिन वो कर्ज बेहद महंगा होगा और रेगुलेटरी चैलेंजेस आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसके ये ऐसा दिखता है। देश के दिग्गज बैंकों के बीच कॉर्पोरेट को कॉम्पिटिटिव दर पर कर्ज दिए जाने की होड़ लगी है। दिग्गज बैंकों की तरफ से कॉर्पोरेट को कम ब्याज पर कर्ज दिया जा रहा है। इस बाजार में छोटे बैंक कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। दिग्गज बैंक कई कॉर्पोरेट्स को तो बॉन्ड यील्ड से थोड़ा ऊपर ही कर्ज दे रहे हैं। करीब 60% कॉर्पोरेट बाजार को देश के टॉप 4 बैंक ही कर्ज दे रहे हैं। सर, ये होड़ क्यों चल रही है? यहाँ कुछ बड़ा दिलचस्प हो रहा है बैंकिंग बाजार में। बैंकिंग बाजार में एक तो कॉर्पोरेट्स, बड़ी कंपनियां कर्ज लेने के लिए कर्ज के लायक कंपनियों की संख्या धीमे धीमे कम हो रही है। आपको पता होगा कि भारत में कई सारी कंपनियों ने अपने को डीलेवरेज किया है, उन्होंने अपने कर्ज चुकाए हैं क्योंकि कर्ज ब्याज दरें ऊपर हैं, तो कोई कर्ज को लंबे समय तक रखना नहीं चाहता। तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो कंपनियां बाजार में कर्ज लेने में इच्छुक भी हैं, उनकी साख और रेटिंग के बड़े इशूज़ हैं। ए रेटेड कंपनियां बाजार में बहुत कम बची हैं। पिछले 3-4 साल में, 5 साल में दीवान हाउसिंग फाइनेंस और IL&FS के घोटाले के बाद जो रेटिंग रिजीम में सुधार हुए हैं, जो सख्ती की गई, उसके बाद कंपनियों की कर्ज की रेटिंग में रेटिंग एजेंसियां बहुत सख्ती कर रही हैं और ये जानने की कोशिश बता रही हैं स्पष्ट रूप से कि कौन सी कंपनी कर्ज चुकाने में सक्षम है या नहीं। तीसरी बड़ी चीज़ ये कि बाजार में चूंकि डिमांड नहीं है और कंपनियों के पुराने कर्ज हैं जिनको वो चुकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो नए कर्ज नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत में कर्ज लेने वाले अच्छी साख वाले कॉर्पोरेट्स की संख्या बेहद सीमित हो गई है। छोटा सा बाजार रह गया है अच्छी साख वाले कॉर्पोरेट्स का, जिन्हें कर्ज देकर बैंक निश्चिंत हो सकते हैं, जिनके पास एक अच्छी रेटिंग है, दूसरा उनका पिछला पेमेंट रिकॉर्ड अच्छा है और तीसरी चीज़ उनके पास भविष्य में निवेश के लिए बड़ी परियोजनाएं हैं जहाँ के लिए वो पैसा ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े बैंक हैं उन्होंने छोटे बैंकों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। बड़े बैंकों ने इस पूरे बाजार में 60% के आसपास बाजार, देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक ने इस पूरे बाजार को एक तरीके से मोनोपोलाइज कर लिया है, इस पूरे बाजार पर कब्जा जमा लिया। अधिकांश बड़े कॉर्पोरेट लोन इन बैंकों की तरफ से जा रहे हैं। इन बैंकों के पास एक बढ़त है जो छोटे बैंकों के पास नहीं है। वो बढ़त ये कि ये बैंक बेहतर और कॉम्पिटिटिव दर पर कर्ज दे सकते हैं और ब्याज दर ऑफर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स को इस समय 7.5 से 8% के आसपास ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। छोटे बैंकों के पास इतनी क्षमता नहीं है, उनके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है और इसलिए वो इन कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसलिए उन्हें रिटेल क्रेडिट देना पड़ रहा है जो अनसिक्योर्ड है, जहां पर ज़्यादा रिस्क है, जिस पर हम बार बार बात करते रहे हैं। बैंकों में ये दिख रहा है।
एयरलाइन कंपनियों के जहाज़ों को इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी यानी P&W के GTF इंजन को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने यूरोप की कई एयरलाइंस के सैकड़ों इंजन को रिकॉल किया है। इंजन रिकॉल की वजह उसको बनाने में इस्तेमाल हुए मेटल के खराब होने को माना जा रहा है। सर, समस्या क्यों आ रही है इंजनों में? एयरबस के जो 320 नियो विमान हैं उनमें प्रैट एंड विटनी के इंजन लगाए जाते हैं। एयरबस का 320 नियो हाल के वर्षों में सबसे तेज़ी से लोकप्रिय होने वाला जहाज़ है। इसे दुनिया की कई सारी एयरलाइंस ने खरीदा है, लेकिन प्रैट एंड विटनी के इंजनों में तकनीकी खराबी आ रही है और बहुत तेज़ी से दुनिया में एयरक्राफ्ट ग्राउंड किए जा रहे हैं जिनमें प्रैट एंड विटनी के इंजन लगे हुए हैं। हुआ ये कि कई सारे इंजन के पार्ट्स को जब फ्लीट का जो इंस्पेक्शन होता है रेगुलर बेसिस पर जहाज़ों की जो पड़ताल की जाती है उसमें पाया गया कि प्रैट एंड विटनी के बनाए हुए जो पार्ट हैं उनमें गहरी खामी पाई गई है। 1200 ऐसे मामले इंस्पेक्शन के जांच के पाए गए और जिनमें 3000 से ज़्यादा इंजन बदले जाएंगे ऐसा लग रहा है अगले 12 महीनों में। एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया। उनके इस ऐलान के बाद ट्विटर के ब्रांड वैल्यू में 4 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर के बीच का नुकसान हुआ है। एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदा था। उसके बाद से कंपनी की ब्रांड वैल्यू में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सर, नाम बदलते इतनी वैल्यू क्यों गिर गई? दुनिया के बाजारों में ब्रांड वैल्यूएशन करने वाले लोग इस फैसले से चौंके हैं और ख़ासतौर से एलन मस्क के इस फैसले से काफ़ी चौंके हुए हैं। उसकी वजह ये कि आमतौर पर किसी भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनने में लंबा समय लगता। 15 साल लगा ट्विटर को अपनी ब्रांड को स्थापित करने में। ट्विटर और ट्वीट अपने किस्म का एक जेनेरिक ब्रांड बन गया था और इस ब्रांड के कारण शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस में या शॉर्ट सोशल सर्विस में ट्विटर जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं था ट्वीट के तौर पर। अभी भी दुनिया के ब्रांड वैल्यूअर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एलन मस्क इसका नाम बदलकर हासिल क्या करना चाहते हैं। हालांकि मस्क का कहना है कि उसे एक ऑल पर्पज़ ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप केवल ट्वीट ही नहीं कर सकें, बाकी सेवाएं भी ले सकें। लेकिन ब्रांड वैल्यूएशन का गिरने की खबर बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें करीब 4 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर की कमी आई है। ट्विटर वैसे भी मुश्किल में है और ये ब्रांड बदलने के बाद फिर इस ब्रांड का इस्तेमाल करना उनके लिए संभव नहीं होगा, जिसका असर शेयर बाजार में और ख़ासतौर पर बाजार में कंपनी को विज्ञापन देने वाले या ट्विटर के साथ मार्केटिंग के अलायंस करने वालों पर इसका असर पड़ेगा। भारतीय तेल कंपनियां ग्लोबल मार्केट में सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदकर खुद तो मुनाफा बटोर रही हैं, लेकिन ग्राहकों को इसका फायदा नहीं पहुंचा रही। एक अनुमान के मुताबिक इस साल सरकारी तेल कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, जो पिछले साल की तुलना में 30% ज़्यादा होंगे। हालांकि हाल के दिनों में ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का दाम बढ़ा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन पर कुछ दबाव ज़रूर दिखेगा। सर, इतना कमाकर भी पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया। कंपनियों के पास जो मुनाफे दिखाई दिए वो बाद के साल के बाद के हिस्से में है, लेकिन अगर आप साल के शुरुआती हिस्सों में देखें तो ये तेल कंपनियों ने अपने बैलेंस शीट पर लॉसेस लिए थे। एवरेज जो प्राइस थी वो $94 पर बैरल के आसपास उनके लिए आई थी, जो क्योंकि रुपया भी कमज़ोर हुआ था। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी उसके साथ, तो इस असर की वजह से कंपनियों के रिफाइनिंग मार्जिन्स पर और कंपनियों के मुनाफों पर दबाव था। लेकिन अब ये स्थिति बेहतर होती दिख रही है। लेकिन फिर वो ऐसे समय पर तेल कंपनियों के मार्जिन्स बेटर होते दिख रहे हैं या उनके घाटे ख़त्म होते दिख रहे हैं जब फिर कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी। $83 के आसपास कच्चे तेल की कीमत बाज़ार में फिर बढ़ने लगी। तो अगर हमें माने कि पिछले साल कंपनियों ने कोई रियायत नहीं दी तो पिछले साल की बेहतर बचत के आधार पर इस साल कोई रियायत मिलेगी तो इसकी गुंजाइश कम दिखाई देती है। सर, आने वाले दिन कितने कठिन दिख रहे हैं, क्योंकि रूस से जो डिस्काउंट पर तेल मिल रहा था वो भी बंद हो गया। हाँ, रूस का फैसला काफ़ी चौंकाने वाला है। रूस के फैसले के बाद रूस के फैसले ने दुनिया में कच्चे तेल के बाजार की कीमतों का पूरा गणित बदल दिया। 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले तक सऊदी सुल्तान ओपेक के देशों को इस बात के लिए समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करें ताकि कीमतों में बढ़ोतरी की जा सके। रूस ने अब मजबूर होकर अपने सस्ते कच्चे तेल के पर मिलने वाला डिस्काउंट ख़त्म कर दिया। हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत रूस केवल $60 पर बैरल की दर से कच्चे तेल का निर्यात दुनिया के बाजारों को कर सकता है। अब रूस ने वो डिस्काउंट खत्म कर दिया है। डिस्काउंट खत्म करने की बड़ी वजह यह है क्योंकि जो निर्यात पर टैक्स लगाया जाता है, जब तक उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक टैक्स का कलेक्शन नहीं बढ़ेगा। रूस को खर्चे के लिए, युद्ध के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, इसलिए अब जो भी वो तेल बेचेगा उसका जो डिस्काउंट था उसे कम कर दिया गया टैक्स बढ़ाने के लिए। इसका असर भारत जैसे प्रमुख इम्पोर्टर पर, जिसने पिछले 1 साल में रूस से रिकॉर्ड आयात
आयात किया और मिडिल ईस्ट के बाकी बाज़ारों से ज़्यादा बड़ा हिस्सेदारी रूस की हो गई। उसके लिए अब और चुनौती है कि भारत को ये महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा, और अगर ये महंगा कच्चा तेल रूस से ही खरीदना है तो फिर किसी और बाज़ार से भी खरीदा जा सकता है, जिसके बाद फिर कंपनियों के पास कीमतें कम करने की जो गुंजाइश है वो और कम रह जाएगी। चलिए अब आगे रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। दिन की सबसे बड़ी खबर पहले बताएं हम आपको, उससे पहले पीसीआर से आवाज आई है कि दिव्या कुछ इससे भी बड़ा लेकर आई हैं। क्या लेकर आई हैं दिव्या, आप ही बताइए। सबसे बड़ी खबर से भी बड़ी खबर लेकर आई हूँ मैं दिव्या। क्या आपको पता चला? मनी9 का सुपर ऐप आ चुका है और इस ऐप में इतनी खूबियां हैं जितनी एक मनी सेंट्रल में खबरें नहीं होती हैं। अब मैं रोज आऊंगी और आपको मनी9 के सुपर ऐप की एक एक खासियत बताऊंगी। आज पहली क्लास में इसे डाउनलोड करना सीखते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स तुरंत प्ले स्टोर पर पहुंचे। अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करें, पहले से डाउनलोडेड है तो इसे अपडेट कर लें। अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल भी आपको करना पड़ सकता है। ऐसा करते ही आपका OTT ऐप बदल जाएगा सुपर ऐप में। मनी9 सुपर ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे वहां आपको सबसे पहले भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। यहाँ अपनी मनपसंद भाषा चुनिए। इसमें आप कंटेंट देखना, सुनना, पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे ऐप में भरते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो फिलहाल के लिए इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड कंटेंट का आनंद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें तो बेहतर होगा। एक और चीज, ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अपनी जानकारी भरें ताकि मनी9 आपको वो फाइनेंशियल एडवाइस दे सके जो आपके लिए सही है। तो आज इसे डाउनलोड करना सीख लीजिए। कल से आपको इस ऐप की और सारी खूबियां मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। चलिए, तो दिव्या ने तो सबसे बड़ी खबर से भी बड़ी खबर बता दी, लेकिन अब हम आपको बताते हैं दिन की दो सबसे बड़ी खबरें। पहली खबर चलिए सरकारी कंपनियों में। केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के उपक्रम यानी CPSE में नई भर्तियां रुकने की वजह से नई पेंशन स्कीम के खरीदारों में भारी गिरावट आई है। मई के दौरान NPS के खरीदारों में 42.5% की गिरावट आई है और खरीदारों का आंकड़ा 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मई के दौरान NPS के सिर्फ 10,081 खरीदार दर्ज किए गए। अप्रैल में ये आंकड़ा 17,459 का था। सर, NPS के ये आंकड़े कैसे पढ़े जाएं, क्या बता रहे हैं ये आंकड़े? NPS के आंकड़ों को आप पेंशन के सब्सक्राइबर से ज़्यादा सरकारी कंपनियों में रोजगार की दृष्टि से देखने से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार लगातार पिछले 1 साल से कह रही कि वो सरकारी अवसर में नौकरियों के अवसर बना रही है, भर्ती के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पर नेशनल पेंशन सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज़ का आंकड़ा जाता है, उस हिसाब से उसमें वो 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर था मई में। यानी पिछले 5 महीने के दौरान या पिछले 6 महीने के दौरान भारत की सरकारी कंपनियों ने पर्याप्त नौकरियां ही नहीं निकाली, पर्याप्त नौकरियों को भर्ती भी नहीं किया। अब यहाँ एक पुरानी रिपोर्ट याद करिए, हमने इकोनॉमिक में भी अर्थात में चर्चा की थी, जिसमें आपको बताया था कि भारत के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पिछले 10 सालों में, पिछले 1 दशक में, 8-9 सालों में अधिकांश स्टाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट एम्प्लॉयज़ का रेशियो है वो पूरी तरह बदल चुका है। 65 से 70% एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जबकि 40% एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको परमानेंट रेगुलर रोल पर रखा जाता है। और वही स्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है। चूँकि कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ स्थायी कर्मचारियों को नहीं रख रही हैं, इसलिए उनको पेंशन की सुविधा में शामिल करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं वो पूरी नहीं होती। अगली बड़ी खबर और बड़ी है। आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध किए गए 3 में से 1 अस्पताल निष्क्रिय है, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ लॉन्च होने के बाद इसके तहत सूचीबद्ध किए गए 27,000 अस्पतालों में से सिर्फ 18,783 अस्पताल ही सक्रिय हैं। 4,682 अस्पताल तो ऐसे निकले जो शुरू से ही निष्क्रिय रहे। इन अस्पतालों ने PMJ के लाभार्थियों का कोई इलाज नहीं किया। सर, निष्क्रिय अस्पतालों का मतलब क्या है? निष्क्रिय अस्पतालों का मतलब ये, आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना थी जिसमें 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता था। 107 मिलियन के आसपास लोग और वल्नरेबल फैमिली, जो गरीब और कमज़ोर आय वर्ग के लोग थे, उन्हें माना जा रहा था करीब 500 मिलियन के आसपास इसके बेनिफिशरीज होंगे। परिवारों को अगर मान लिया जाए, इन्हें 5 लाख रुपए तक का फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता था और इसके लिए सरकार ने 1500 प्राइवेट
15,000 प्राइवेट और 12,000 सरकारी अस्पतालों को इम्पैनल करने की व्यवस्था बनाई थी। ये पूरी व्यवस्था थी। इनएक्टिव अस्पतालों का मतलब है कि वो अस्पताल जो आयुष्मान भारत में या तो शामिल ही नहीं हुए, उनको शामिल ही नहीं किया गया, या शामिल होने के बाद उन्होंने कोई इलाज उपलब्ध नहीं कराया, या इलाज उपलब्ध कराने के बाद वो उन शर्तों को पूरा नहीं कर सके जो आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल होने के लिए होनी चाहिए। ये तो हुई तकनीकी बात। मतलब ये कि जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था उसे इलाज नहीं मिला, उसे जिस अस्पताल के नाम पर उसे कार्ड दिया गया था, जिस अस्पताल में जाकर उसे इलाज मिलना चाहिए था, 5 लाख रुपए तक का जो कवरेज था, वो नहीं मिला। और ये संख्या 18,000 अस्पतालों की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या, 18,783 अस्पतालों की संख्या काफ़ी बड़ी है, और वो भी देश के उन हिंटरलैंड में, उन इलाकों में ये अस्पताल इनएक्टिव पाए गए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में, जहां आमतौर पर चिकित्सा सुविधाएं या सेवाएं कमज़ोर या खराब हैं। खासतौर से राज्यों के आधार पर उन राज्यों में ज़्यादा समस्या पाई गई अस्पतालों में जहां पर इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सर ऐसा हो क्यों रहा था दरअसल? 2 बड़ी वजह दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी वजह दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जिन अस्पतालों को शामिल किया जाना था उसका ढांचा यह था कि एक तो अस्पतालों को कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती थी जो कि NHA के तहत आती थी, और उन शर्तों के तहत कुछ सेवाएं होनी चाहिए थी जिनका पालन करने पर उन्हें शामिल किया जाना होता था। दूसरी बड़ी बात, आयुष्मान भारत में पहले दिन से जो चल रही है, और जो लोग आयुष्मान भारत को करीब से देख रहे हैं उन्हें पता है कि निजी अस्पतालों का और बहुत सारे अस्पतालों को वो रेट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है इस योजना में शामिल होने के लिए, जिस तरीके की सेवाएं या सुविधाएं उनसे मांगी जाती हैं। इलाज का खर्चा बढ़ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, आयुष्मान भारत में उन्हें मिलने वाली सुविधाएं अस्पतालों को कम है। इसलिए धीरे धीरे अस्पतालों ने आयुष्मान भारत की योजना से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया और उसमें उसमें शामिल नहीं हुए। तो कहने को तो योजना काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सफल है, पर हमें दिखता है कि 18,000-19,000 अस्पतालों में अस्पताल जो होने चाहिए थे वो तो इसके दायरे में ही नहीं है। सर किन राज्यों में ये स्थिति सबसे ज़्यादा है? राज्यों में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आंध्र प्रदेश में दिख रही है। इनएक्टिव अस्पतालों का नंबर आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़ा है, जितने भी अस्पताल उनकी संख्या में। इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में भी इनएक्टिव अस्पतालों की संख्या ज़्यादा है, जिनको आयुष्मान भारत में इम्पैनल किया गया था पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर। एक और खबर, रिजर्व बैंक जल्दी बैंकों के लिए ऐसे स्ट्रेस टेस्ट को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है जिसमें जलवायु संबंधी जोखिम का आकलन हो। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ऐसी बात कही कि बैंकों के क्रेडिट प्रोफाइल पर पड़ने वाले असर का पता चलाना जरूरी है। सर इस तरीके का स्ट्रेस टेस्ट क्यों? ये पहली बार समझ में आ रहा है हमें कि पर्यावरण या क्लाइमेट चेंज का असर अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा दिखाई देता है। अभी हमने हाल में भारत के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आई, बाढ़ आई, ऐसे इलाकों में आई जहाँ बाढ़ की कभी संभावना नहीं दिखाई देती थी। अब बैंक में और RBI को समझ में आ रहा है कि बैंक किस जोखिम में है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को लेकर या ट्रेड या कारोबार से जुड़े हुए लोन को लेकर। भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लाइमेट चेंज के असर की मैपिंग नहीं हुई है कि उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, और उस मैपिंग को करने की कोशिश की जा रही है। बैंकों की तरफ से इस बात में RBI को बताया गया है कि बहुत सारे इलाकों में जहां इस बार मानसून की बारिश और बाढ़ का असर पड़ा है, और ख़ासतौर से पर्वतीय इलाकों में पड़ा है, वहां पर बड़े NPA खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जिन कंपनियों ने वहाँ लोन लिए थे वहाँ उन कंपनियों के कारोबार बंद हो गए हैं, उन्हें बाढ़ के कारण या भूस्खलन के कारण गहरा और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और इसलिए भारत में पहली बार इस तरीके की कोशिश RBI कर रहा है जिसमें बैंकों के पोर्टफोलियोज़ की, उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्लाइमेट चेंज मैपिंग की जाएगी। ये क्या आंकड़ा निकलता है, हम इस पर करीब से नज़र रखेंगे। रेटिंग एजेंसी S&P ने मंगलवार को बांग्लादेश के आउटलुक में कटौती की है। आउटलुक को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया गया है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति आने वाले साल में और खराब हो सकती है। सबसे ज्यादा चिंता विदेशी मुद्रा भंडार और नकदी की स्थिति के मोर्चे पर बनी हुई है। सर आउटलुक क्यों घट गया बांग्लादेश की वित्तीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर लग रही है। बांग्लादेश को IMF से मदद लेने की भी कोशिश करनी पड़ रही है। हम बीच में बांग्लादेश के पास पेट्रोल की कमी थी और इसलिए देश में ऊर्जा संकट भी था। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या डॉलर की शॉर्टेजेस की है, क्योंकि उसके बिना डॉलर अगर नहीं होगा तो फ्यूल का इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बांग्लादेश जो कि सबसे तेज़ी से दौड़ती अर्थव्यवस्थाओं में था, कोविड के दौरान भी और कोविड के पहले से उसे अचानक गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान अभी संकट से थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहा है, IMF का बेल आउट मिला है, लेकिन अब S&P की तरफ से डाउनग्रेड के बाद बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार
बाजारों से कर्ज लेने में और ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आगे वक्त मनी सेंट्रल झटपट का। अदानी डेटा नेटवर्क्स और वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग से 5G सेवाओं को लॉन्च करने के लिए अपने मिनिमम ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए 16 अगस्त तक की समय सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है। वोडाफोन आइडिया की ओर से 5G सेवाओं की शुरू करने के लिए हो रही देरी में सबसे बड़ी जो वजह बताई गई है वो फंडिंग में कमी को बताया गया है। चीन की सरकारी टेलीकॉम कंपनी ZTE भारत में कारोबार विस्तार की संभावनाएं तलाश रही है। इसके लिए कंपनी भारत की कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम करना चाहती है और इसके लिए बातचीत कर रही है। ZTE किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करके टेक्नोलॉजी और डिजाइन को ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। जून में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च में गिरावट आई है, यानी लोग क्रेडिट कार्ड से कम खर्च कर रहे हैं। जून में कुल 1,37,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ क्रेडिट कार्ड से, जबकि मई में ये आंकड़ा 1,41,00,000 रुपए का था। ये जो आंकड़ा था 1.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा जो था ये ऑल टाइम हाई था मई में, लेकिन इसमें फिर गिरावट आई है। कुल खर्च 64% हिस्सेदारी ऑनलाइन पेमेंट में और 36% कार्ड स्वाइप के जरिए की गई है। यह अनुपात पिछले महीने जैसा ही रहा। बुधवार के कारोबार में आरबीएल के शेयर ने 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ। बैंक का शेयर 4% उछलकर 233 रुपए के कारोबार करता दिखा। इस तेजी के पीछे की जो वजह थी वो थी खबर क्या थी? खबर ये थी कि महिंद्रा ग्रुप की तरफ से बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बन रही है, चर्चा चल रही है। चर्चा यह है कि महिंद्रा ग्रुप आरबीएल बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीद सकता है। इस खबर के बाद बैंक में बड़े वॉल्यूम के साथ शेयरों के सौदे हुए। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण चीज़ें। एक, वोडाफोन आइडिया लगभग अब भारत के टेलीकॉम रेस से बाहर हो रही है। वोडाफोन आइडिया की आर्थिक दिक्कतें जटिल हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं। सरकार को लाइसेंस फीस भी नहीं पे कर पा रही और अब इस कंपनी ने 5G नेटवर्क को लागू करने की जो शर्तें हैं उनसे पीछे हटने के लिए या उसमें रियायत के लिए सरकार से मंजूरी मांगी। अडानी समूह भी कर्ज के जाल में उलझा हुआ है। बिड तो किया था 5G के लिए, लेकिन वो भी 5G के नेटवर्क को समय पर डिलीवर नहीं कर पाएगा, यानी धीमे धीमे 5G का बाजार दो कंपनियों के हाथ में जाएगा। पर एक और महत्वपूर्ण खबर है झटपट के तौर पर, जिस पर आज सबकी निगाह रहेगी, कल हम उसके बारे में आपको बताएंगे। आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है। माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व 11वीं बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा और इस समय अमेरिका में ब्याज दरें 2001 के बाद सबसे ऊंचाई पर है। मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व ने अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी और बढ़ोतरी का सबसे लंबा साइकिल है हाल फिलहाल के दशकों में जो दिखाई दे रहा है। तो कल के बाजारों को प्रभावित करने वाली, दुनिया में ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली, रुपए, सोना, चांदी, तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी खबर आज रात में अमेरिका से आएगी और हम कल सुबह इसके बारे में आपको बताएंगे। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे शाम को 7 बजे नया संस्करण लेके, लेकिन उससे पहले आप दोपहर में 1 से 2 हेलो मनी 9 में जरूर जुड़िएगा। कल अविनाश गोरखसकर जी हमारे साथ होंगे, आपके शेयरों से जुड़े सवालों पर जवाब देंगे। डायरेक्टर रिसर्च हैं वो प्रॉफिट मार्ट के। अविनाश जी बड़े तजुर्बेकार हैं, बाजार पर पैनी नज़र रखते हैं, लंबा अनुभव है। तो अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है, आप कोई शेयर खरीदना, बेचना, होल्ड करना चाहते हैं, तो उनकी राय लेना चाहते हैं, तो आप कल मनी 9 के नंबर पर अपना मैसेज भेज दीजिए। सुपर ऐप में भी पूछे वाले ऑप्शन में जाकर जाइए और अपना सवाल लिखकर भेजिए। हमारी टीम आपसे जुड़ेगी, अविनाश जी से आपकी बात कराएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।